नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कैरी ऑन हॉरर टेल्स में। तो दोस्तों, मैं आपको एक हकीकत कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी का नाम है न्यू ईयर पार्टी का भूतिया सफ़र। एक बार की बात है, 4 दोस्त थे। वो इंदौर की कंपनी में नौकरी करते थे। चारों में बहुत गहरी मित्रता थी। वो साथ में रहते थे, साथ में खाते, साथ में पीते थे। इन चारों के साथ घटी एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। कंपनी में न्यू ईयर की पार्टी की तैयारियां चल रही थी। जिस दिन न्यू ईयर की पार्टी थी, उस दिन ये चारों लोग उस पार्टी में इन्वॉल्व हुए। पार्टी थोड़ा लेट स्टार्ट हुई। जब 12 बजे तो कंपनी के मालिक ने केक कट किया और आपस में सभी को मुबारकबाद दी और कंपनी के लोगों को न्यू ईयर की खुशी में सबकी सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया। सब लोग इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए। इंजॉयमेंट करने के बाद चारों दोस्त वहां से बाहर निकले और अपनी कार में बैठकर निकल पड़े। लगभग रात के 2 बज चुके थे। उन्होंने तेज आवाज में गाने चलाए और कार को स्पीड में भगाने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको ऐसा लगा जैसे कोई गाड़ी के बोनट पर टकराया हो। चारों गाड़ी से बाहर निकले और इधर उधर देखने लगे। उनको कोई नजर नहीं आया क्योंकि गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। वो लोग गाड़ी में बैठकर वहां से चल दिए। वो लोग वहां से 4 से 5 किलोमीटर आगे पहुंचे तो देखा आगे का रास्ता खराब था, जिस पर मरम्मत का काम चल रहा था। तो उन्होंने एक दूसरे रास्ते की तरफ गाड़ी को मोड़ दिया। वो रास्ता जंगल के बीच से होकर गुजरता था। उस जंगल को क्रॉस करने के बाद अचानक से गाड़ी बंद हो गई। जहां पर गाड़ी बंद हुई वहां पर एक छोटा सा गांव था। लाख कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। चारों की हालत डर के मारे बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि वो वही गांव था जिसे लोग श्रापित मानते हैं। कहा जाता है बहुत साल पहले कुछ ऐसी घटना घटी थी जिससे लोगों के मन में दहशत बैठ गई है और लोग यहाँ रहना तो दूर, इस गांव के आसपास से गुजरना भी नहीं चाहते। चारों दोस्त गाड़ी से बाहर निकले तो देखा उनको कोई नजर नहीं आया जिससे वो मदद मांग सके। चारों तरफ गुप्त अंधेरा छाया हुआ था। उनको अंधेरे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। तो चारों सोचने लगे कि शायद पेट्रोल खत्म हो गया होगा। इतने में उन्होंने देखा कि उनकी तरफ कोई लड़की चीखती चिल्लाती हुई आ रही थी। उस लड़की ने उनको बताया कि उसने किसी को यहाँ से 30 से 40 मीटर दूर एक कुआं है। उस कुएं के बीचों बीच उसने किसी को खड़े हुए देखा। उसका शरीर हवा में लटका हुआ था और कुआं अंदर से खाली था। वो चारों उसकी बात सुन रहे थे और उनको पेट्रोल लेने जाना भी था। तो बंटी और सोनू बिना सोचे समझे उस लड़की के साथ चल दिए। उन्होंने वहां जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। नजदीक ही पेट्रोल की दुकान थी, तो उन्होंने दुकान वाले को जगाकर पेट्रोल ले लिया और वो दोनों वापस अपनी गाड़ी की तरफ आने लगे। जब दोनों गाड़ी के पास पहुंचे
तो देखा राहुल और सुमित गाड़ी के अंदर सो रहे थे। उन्होंने सोचा शायद वो थक गए होंगे। बंटी और सोनू ने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो दो जिंदा लाश की तरह पड़े थे और वो उठते भी कैसे, क्योंकि वो मर चुके थे। बंटी और सोनू के चेहरे सफेद पड़ गए थे खौफ के कारण कि खौफ से उनकी जानें गई हैं। अचानक से उन दोनों का ध्यान उस लड़की पर गया, जो लड़की अभी भी उनके साथ थी, लेकिन उनके पीछे मुड़ने के बाद देखा तो उनको वो लड़की नजर नहीं आई। सर्दियों का समय था। दोनों ने बिना समय गवाए गाड़ी में पेट्रोल डाला और गाड़ी में बैठ गए। बंटी गाड़ी स्टार्ट कर रहा था, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। तभी उनकी नज़र सामने की तरफ गई तो उन्होंने देखा वही लड़की अजीब आवाज में हंसते हुए उनकी तरफ चली आ रही थी। वो दोनों बहुत घबराए, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। बंटी ने जल्दी से पूरी गाड़ी को लॉक कर दिया और जैसे ही वो पास में आने वाली थी, तुरंत गाड़ी स्टार्ट हो गई। बंटी ने तेज स्पीड में गाड़ी को वहां से भगाया। वो लोग वहां से 1 किलोमीटर आगे पहुंचे, लेकिन उनको वही कुआं उस बीच रास्ते में फिर से दिखाई दिया। उन्होंने सोचा जिस कुएं की बात वो लड़की कर रही थी वो तो पीछे रह जाना चाहिए, लेकिन ये अभी आगे कैसे आ गया। बस वो सोच ही रहे थे, उन्होंने देखा कि वो उसी गांव की गलियों में गाड़ी घुमा रहे हैं। जब उस कुएं के पास दोबारा पहुंचे तो देखा वही लड़की हवा में लटकी हुई थी और अजीब तरह से हंस रही थी। बंटी का पूरा शरीर कांप रहा था। उससे गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाई और गाड़ी एक बड़ी सी खाई में जा गिरी। और अफसोस है कि बंटी और सोनू इस हादसे में मारे गए। दोस्तों, ऐसी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए बैक टू बैक कहानियाँ। तो बने रहें आप हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरी कहानी। एक बार की बात है, देवरिया के पास बसा एक छोटा सा गांव, जहां पर 4 बहनें रहती थी। सबसे बड़ी बहन का नाम अदिति था, वो एक पत्रकारिता थी। दूसरी बहन का नाम शनाया था, वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी। तीसरी बहन का नाम शिवानी, वो कक्षा 10 में पढ़ती थी। और चौथी बहन का नाम मानसी था, वो कक्षा 2 में पढ़ती थी। एक दिन शनाया और मानसी खेल रहे थे। अदिति अपना काम कर रही थी। तभी मानसी की बॉल स्टोर रूम में चली गई। जब तीनों बॉल निकालने के लिए गए तो उन्होंने एक पुरानी एल्बम देखी। वो एल्बम बहुत पुरानी और गंदी थी। वो तीनों उस एल्बम को अदिति के पास लेकर गए तो अदिति ने उन्हें बताया कि वो उनके मम्मी पापा की शादी की एल्बम है और उनके साथ ये लड़की हमारी मौसी है। सनाया ने पूछा कि वे तीनों कहाँ हैं, तो अदिति चुप हो गई। उसे यह पता था कि मौसी का एक्सीडेंट हुआ था और इसलिए मम्मी पापा का कुछ भी पता नहीं है। उनसे झूठ कहा कि मौसी पास के जंगल की एक हवेली में रहती हैं और मम्मी पापा दिल्ली में नौकरी करते हैं। बस फिर क्या था, तीनों ने जिद की कि हमें मौसी के घर जाना है। अदिति ने मना कर दिया और अपने मोबाइल में काम करने लगी। जब शाम हुई
तो अदिति ने कहा कि सब खाना खा लो, परंतु किसी ने भी खाना नहीं खाया। थक हार कर अदिति ने सबको सामान बांधने के लिए बोला। सब खुश हो गए। अदिति कुछ सहमी सहमी लग रही थी। अगले दिन सब मौसी के घर की तरफ चल पड़े तो उन्होंने देखा कि एक जंगल के पास वहां सच में एक हवेली थी। उस पर नाम भी मौसी का था। हवेली बिल्कुल सुनसान थी और सब जगह खून और काई जमी थी। सब अंदर गए। तभी शिवानी को लगा कि कोई उसे घूर रहा है। वहां कोई नहीं था और अब वह सब डर गए थे। तभी उन्हें एक परछाई दिखाई दी। वो वहां गए तो वहां कोई नहीं था। अदिति ने कहा, सब लोग अपने कमरे में चले जाओ क्योंकि मौसी का फोन आया है। वो बोल रही हैं कि वो आने में थोड़ा लेट हो जाएंगी। जब सब लोग अपने कमरे में सोने के लिए जा रहे थे तभी जाते जाते सनाया को एक पत्र मिला जो कि खून से लिखा था। वो उसे कमरे के बाहर मिला था। उसने चुपके से उसे ले लिया और उसे पढ़ा तो वह चौंक गई। तब तक सब लोग अपने कमरे में चले गए थे। अगले दिन शाम को मौसी के साथ की गई बातों का जब सनाया को आभास हुआ कि उसने उन्हें मारने का वादा किया है जिन्होंने आज तक सनाया पर आंच तक न आने दी, तो सनाया रोने लगी। तभी मौसी की आत्मा वहां आ गई। उन्होंने उससे कहा कि मौसी की आत्मा की शांति के लिए सनाया को ये करना ही होगा। रात को मानसी अपने बाल ठीक करने के लिए उठी। जैसे ही वो ड्रेसिंग टेबल के पास गई तो शीशे के बगल से उसे किसी ने गर्दन पकड़कर खींच लिया। वो सनाया थी जिसने उसे खींचा था। सुबह को जब अदिति नहाने गई तो उसने देखा कि मानसी की लाश को किसी ने बाथरूम में बंद कर लिया था। उसकी गर्दन 4 किलो से दीवार में ठुकी हुई थी और उसके हाथ भी कील से ठुके हुए थे। यह सब देखकर अदिति घबरा गई। उसने यह बात शिवानी और सनाया को बताई। शिवानी रोने लगी लेकिन सनाया को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो शांत और सहमी कि जैसे उसे कुछ पता ही न हो। उसका यह स्वभाव अदिति ने सनाया से कहा कि वह ठीक है या नहीं, क्योंकि सुबह से ना ही उसने कुछ खाया है ना ही कुछ पिया है। उसे पढ़ने का बहुत शौक था लेकिन आज उसने सुबह से कुछ नहीं पढ़ा। यहाँ तक कि वह कल रात चैन से सो भी नहीं पाई। इसीलिए उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे थे। उसके बाल बिखरे हुए और अजीब सी हंसी हंसने लगी। सनाया के खुले बाल और अजीब तरीके से हंसने लगती। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी डायन की हंसी हंस रही हो। तभी शिवानी ने कुछ सोचा और कहा कि सनाया को कहीं मासी की आत्मा तो नहीं लग गई। तभी सनाया ने एक कदम ठीक होने का नाटक किया और मौसी की आत्मा के बारे में बात ना करने को कहा, क्योंकि उसने बोला कि उसे डर लग रहा है और वह चुपचाप अकेले कमरे में रहना चाहती है। अगली रात फिर कुछ डरावना हुआ। इस बार जो शिवानी कभी सपनों में उठी नहीं और हमेशा गहरी नींद में सोती थी, वही शिवानी अब चैन से सोने के बजाय खुद ही नींद में चलकर घर से बाहर चली गई। बाहर निकलते ही उस नाया ने उसे बाल पकड़कर खींच लिया। अगले दिन जब अदिति ने पाया कि शिवानी गायब है तो उसने उसे हर जगह ढूंढा। तब उसने देखा कि वो एक बरगद के पेड़ से फंसी हुई है। उसके बाल खड़े हुए और उसका मुंह खून से लथपथ था। ये देख
अदिति डर गई। उसने फोन करने की कोशिश की, परंतु किसी ने नहीं उठाया, बल्कि एक आवाज आई कि सारी कोशिशें बेकार हैं। यह सुनते ही अदिति चौंक गई। अदिति सोचने लगी कि इस तरह का मजाक कौन कर रहा है। अब घर में अदिति और सनाया बचे थे। रात को अदिति को सनाया के चिल्लाने की आवाज आई। जैसे ही वो किचन में गई, तभी अगले दिन सनाया ने देखा कि मासी चली गई हैं। हवेली का दरवाजा खुला है और अदिति की लाश स्टोर रूम में है। उसे पिछली रात का कुछ भी याद नहीं था। वो वहां से चली गई। 14 साल बाद वो अपने दोस्त के साथ कैंपिंग पर गई तो उसने देखा वो हवेली फिर मिली और वहां से 3 आवाज आ रही थी जो चिल्ला रही थी। मौसी ने सनाया का इस्तेमाल करके सनाया की बहन को मरवा डाला। मौसी ने सनाया की बहनों को मार डाला। सनाया ने दिया अपनी बहनों को धोखा। मौसी की आत्मा सनाया का धोखा, इस तरह की आवाजें वहां से आ रही थी। लेकिन अदिति की मौत कैसे हुई, किचन से वो स्टोर रूम में कैसे पहुंची, और क्या वो तीनों बहनें सनाया को कैद करेंगी, और क्या वो चारों बहनें आत्मा बनकर हमेशा साथ रह पाएंगी। न्यू कपल हॉरर स्टोरी। नए प्रेमी जोड़ा। गर्मियों का समय था। विशाल और रवीना की नई नई शादी हुई थी। नए कपल्स को हनीमून पर जाना बहुत अच्छा लगता है और कुछ तो अपने वाहन से जाना पसंद करते हैं। विशाल और रवीना की शादी बस 1 हफ्ते पहले ही हुई थी, तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम गोवा जाएंगे 1 वीक के लिए। दोनों की रजामंदी हो जाने के बाद दोनों ने पैकिंग चालू कर दी। आखिर वो समय आ ही गया था जहां से शुरुआत होती है डरावने सफर की। दिनांक 24 जून 2005 सुबह 9:08 पर वो अपने घर से रवाना होते हैं। रवीना और विशाल गोवा के सफर के लिए घर से निकल पड़े अपनी पर्सनल कार से, जो कि उसे दहेज में मिली थी। दोनों इस ट्रिप को लेकर बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन दिल्ली से गोवा जाने के लिए 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। दिल्ली पार हो जाने के बाद मौसम अचानक से खराब हो जाता है। दोनों हल्की आवाज में गाने सुनते हुए गुनगुनाते हुए सफर का आनंद लेते हैं। हल्की हल्की बारिश और तेज हवा चलने लगती है। मौसम ठंडा हो जाता है। वो दोनों दिल्ली से 150 किलोमीटर आगे पहुंच जाते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। विशाल अपनी गाड़ी को एक ढाबे पर रोकता है और दोनों ढाबे के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और गर्मा गर्म चाय का ऑर्डर देते हैं। दोनों बारिश में चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हैं और थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। उन्होंने वहां थोड़ा आराम किया क्योंकि आगे के 200 किलोमीटर एक जंगल से होकर गुजरना था। वो दोनों वहां से गाड़ी स्टार्ट करके निकले ही थे। तकरीबन 50 किलोमीटर आगे पहुंचे थे। आसमान में घने काले बादल छा गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया, जिसकी वजह से गाड़ी की हेडलाइट ऑन करनी पड़ी। बारिश पड़नी स्टार्ट हो गई। दोनों बारिश का आनंद लेते हुए अपना सफ़र तय कर रहे थे। तभी अचानक से गाड़ी बंद हो जाती है। विशाल गाड़ी स्टार्ट करने की लाख कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती।
अभी तक सब कुछ मज़े में गुजर रहा था, लेकिन अब मुश्किल आ पड़ी। बारिश बहुत तेज़ पड़ रही थी। वो जंगल के बीचों बीच खड़े थे, लेकिन उस रोड पर उनको कोई नहीं दिखाई दिया जो उनकी मदद कर सके। तकरीबन दोपहर के 2 बज रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो जैसे काफ़ी रात हो चुकी हो। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद वहाँ उनको एक टैक्सी उनकी तरफ आती हुई नज़र आई। तो विशाल ने गाड़ी से उतरकर टैक्सी वाले को रोका और उससे बोला, भाई साहब, मेरी गाड़ी अचानक से बंद हो गई है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? टैक्सी ड्राइवर बोलता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक काम करें, मेरी डिक्की में एक रस्सा रखा हुआ है, आप इसे अपनी गाड़ी के हुक में बांधें और मैं आपको आपके होटल तक छोड़ दूंगा। होटल वाली बात सुनकर दोनों घबराने लगे, लेकिन उन्होंने सोचा शायद एक ही होटल हो सकता है आगे, क्योंकि विशाल और रवीना जीपीएस की मदद से जा रहे थे। आखिरकार उनके पास यही मौका था कि रात होने से पहले वो इस जंगल से बाहर निकल सके। थोड़ी देर बाद वो लोग गैराज के पास पहुंच गए और विशाल मैकेनिक के पास गया और बोला, सर, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, वो स्टार्ट नहीं हो रही है, क्या आप उसको चेक कर सकते हैं? इतने ही विशाल ने मैकेनिक से कहा ही था, लेकिन उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, गलती कर दी ना तूने इस रास्ते पे आकर और अपनी बीवी को अकेला छोड़कर। विशाल घबराकर पीछे मुड़कर देखता है तो वहां कोई टैक्सी नजर नहीं आती। उसके होश उड़ जाते हैं। जैसे ही वो मैकेनिक से पूछने के लिए पीछे मुड़ता है, ना तो वहां कोई गैराज होता है, ना ही कोई मैकेनिक। विशाल की रूह कांप उठती है। वो दौड़ लगाते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है तो देखा कि रवीना गाड़ी के अंदर आराम से बैठी है। तभी रवीना विशाल से बोलती है कि एक बार और ट्राई करें कि गाड़ी स्टार्ट हो जाए, लेकिन विशाल बहुत घबराया हुआ था कि ये क्या हो रहा है, उसको कुछ समझ नहीं पा रहा था। जैसे ही विशाल ने सेल्फ मारा तो गाड़ी स्टार्ट हो गई और वो लोग वहाँ से चल दिए। लेकिन विशाल को कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि रवीना अजीब हरकत कर रही थी और इस बार रवीना विशाल के पीछे वाली सीट पर बैठी थी। जैसे ही जंगल पार होने वाला था तो रवीना ने अपने दुपट्टे से विशाल का गला घोटने लगी। विशाल से गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं संभल पाया और गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, जिसकी वजह से वो तेजी से एक पेड़ में जा टकराई और मौके पर विशाल और रवीना की मौत हो गई, क्योंकि रवीना के अंदर टैक्सी ड्राइवर की आत्मा घुस चुकी थी। इस हादसे हो जाने के बाद आज तक न तो उनकी डेड बॉडी मिली है और ना ही कार। आप सुन रहे हैं कैरी ऑन हॉरर टेल्स। ये कहानी रवीना और विशाल की थी। अगर आपके पास आपकी कोई अपनी कहानी है जो हमारे चैनल के माध्यम सुनना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। ये कहानी मुझे गाज़ियाबाद से अक्षय पांडे जी ने भेजी है। ये कहानी मैं अक्षय जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने जा रहा हूँ। मेरे दोस्त का नाम वैभव है। उसने स्कूल की शिक्षा प्राप्त करके आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक कंप्यूटर साइंस में अपना दाखिला करा लिया। बीटेक की पढ़ाई
पूरी हो जाने के बाद उसका प्लेसमेंट बेंगलोर की MNC कंपनी में हो गया। साथ ही उसके दोस्त का उसी कंपनी में प्लेसमेंट हो गया। दोनों बेंगलोर नौकरी करने पहुंच गए। उन दोनों ने एक 2 BHK फ्लैट रेंट पर ले लिया। कुछ महीने नौकरी करने के बाद देश के अंदर कोरोना नाम का एक वायरस आ गया, जिसकी वजह से देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने की घोषणा हो गई। लॉकडाउन की वजह से वैभव बहुत थक चुका था। आखिर अभी 7-8 महीने पहले उसकी नौकरी लगी थी और अभी उसको मौका मिला था अपने पैसे से ऐश करने का। पार्टीज करना, शॉपिंग, गेमिंग, वीडियो चैटिंग और लड़कियों को डेटिंग करना। लॉकडाउन से पहले उसकी 3-4 लड़कियों से डेटिंग चल रही थी, लेकिन वो भी घर में बंद पड़ी थी। आजकल उनसे फ़ोन पर बातें होती या कभी कभी वीडियो चैट। वो कभी कभी लव चैट नाम की वेबसाइट यूज़ करता था और इंटरनेट पर रैंडम लड़कियों के साथ वीडियो चैटिंग पर मज़े करता था। लड़कों की भाषा में कहें तो ये एक नंबर का चालू इंसान था। दिखने में वो काफ़ी अच्छा और शरीफ लगता था। एक अच्छी जॉब भी थी। वो बेंगलोर में 2 BHK फ्लैट में अपने दोस्त के साथ रहता था, मगर उसका दोस्त लॉकडाउन की वजह से अपने मामा के घर पर चला गया। एक दिन वैभव को लव चैट पर किसी अननोन अकाउंट से मैसेज आया। हाय, अकेले हो? बात करोगे? लॉकडाउन में मैं भी अकेली हूँ, क्यों ना हम बात करें? वैभव ने मैसेज देखा और रिप्लाई किया, हाँ हाँ, क्यों नहीं। इससे पहले वो कुछ टाइप करता तो देखा वीडियो कॉल आ रही थी। वो थोड़ा चौकन्ना हो गया। ये कोई स्कैम तो नहीं? आखिर वैभव ने कंप्यूटर साइंस से बीटेक जो की हुई थी। वैभव ने तुरंत कॉल का आंसर दिया। हेलो, कौन? हाय, मेरा नाम वैभव। तुम कौन? मतलब तुम्हारा नाम क्या है? अभी स्क्रीन पर पूरा अंधेरा था और दूसरी तरफ से बस लड़की की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरा नाम G20 है। ये कैसा नाम है? एक्चुअली मैं अपना नाम तभी बताऊंगी जब तुम मुझे अच्छे लगोगे। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा पीछा करो। मैं चाहती हूँ कि एक अच्छे और डिसेंट लड़के से बात करूँ। वैभव को ये सुनकर मजा आ गया। बिना कुछ कहे लड़कियां उससे बात करना चाहती हैं। उस लड़की G20 की आवाज वैभव को बहुत सेक्सी लगी। 3-4 दिन बात हो जाने के बाद वैभव ने एक चीज नोटिस की थी कि G20 के कंप्यूटर से कभी कभी पीछे से वही आवाज आती थी जो उसे अपने घर में सुनाई देती थी, लेकिन वो आवाज काफी धीरे आती थी, जैसे कचरे का ट्रक गुजरने की आवाज, घंटियां बजने की आवाज या रोड से बाइक गुजरने की आवाज सुनाई दिया करती थी। वैभव को लगने लगा ये लड़की पीछे वाली सोसाइटी में रहती है। उस सोसाइटी में एक लड़की रहती थी जो बहुत हॉट थी। वैभव उसको छत पर से या जॉगिंग करते हुए देखता था। उसको वो काफी पसंद थी, लेकिन उसका नाम नहीं जानता था। एक दिन G20 से बात करते वक्त वैभव ने पूछा, आपने BDA सोसाइटी का नाम सुना है क्या? नहीं तो। G20 ये सवाल सुनकर थोड़ा घबरा गई। वैभव समझ गया कि ये BDA सोसाइटी में या फिर आसपास यहीं पर रहती है। वैभव के मन में लड्डू फूट रहे थे। वो यही सोच रहा था कि ये BDA सोसाइटी वाली लड़की हो।
वैभव ने पूछा। तुम्हारा रंग गोरा है, नीली आंखें, हाइट जरा 5 फुट 6 इंच है और तुम्हारे पास ब्लू कलर की गाड़ी है ना? ये सब सुनकर दूसरी तरफ शांति हो गई और वो थोड़ा घबराते हुए, नहीं तो क्या बोल रहे हो? ये कहते हुए उसने कॉल डिस्कनेक्ट किया और फिर कॉल बैक नहीं किया। सिट यार, क्या जल्दी थी? तुझे उसने बोला था ना कि वो जल्दी बताएगी। 3 दिन बाद वैभव अपने बेड पर लेटा हुआ था तो इवनिंग में 7 बजे G20 का कॉल आया। वैभव ने फोन तुरंत उठाया और बोला, हेलो यार, सॉरी, थोड़ा ज्यादा पूछने लग गया था तुम्हारे बारे में। तुमने बोला भी था कि जल्दी बताऊंगी अपने बारे में, अपना नाम और चेहरा भी दिखाऊंगी, लेकिन मैं ही पागल हूँ जो सोचा था कि तुम। नहीं, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए था। 1 हफ्ते के आसपास हो चुका है जो हम बात कर रहे हैं। मुझे अपने बारे में सब बताना चाहिए था। नहीं, मैं बस ये जानना चाहता था कहाँ रहती हो। मुझे लगा कि तुम मेरी कॉलोनी के आसपास रहती हो। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और वेट कर लूंगा। चलो आज हम अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। मैं अपना नाम, चेहरा, कहाँ रहती हूँ, आज मैं सब बताती हूँ। चलो अपना कैमरा ऑन करो, मैं भी करती हूँ। ठीक है, अच्छा मैं कैमरा ऑन करता हूँ। वैभव ने इधर से अपना कैमरा ऑन किया और लड़की ने उधर से। तभी वैभव ने जो देखा उसे देखकर वैभव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। चेहरा लड़की का थोड़ा धुंधला सा दिखाई दे रहा था। जो लड़की के पीछे दिख रहा था वो देखकर वैभव की हालत खराब हो गई। ये तो कैसे हो सकता है? अरे क्या हो रहा है? उसको लड़की के पीछे अपने रूम में रखा फिश पॉट दिखा। पॉट के साथ वो पेन, किताबें और दीवार पर टंगी बड़ी सी घड़ी, सब कुछ उसी के रूम का था। वो उसके रूम से बात कर रही थी। जैसे ही वैभव को इस बात का एहसास हुआ तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके हाथों को किसी ने कसकर जकड़ लिया हो। मगर वो इस रूम में अकेला था। वैभव को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो पूरी तरह से घबराया हुआ था। वो हमेशा अपना रूम का दरवाजा लॉक रखता था। उसके घर दिन भर खाली रहता था, तो ये कैसे हो सकता है? लगता है तुमने अपना घर को अच्छे से पहचान लिया है। अब मेरा चेहरा भी देख लो। उसका चेहरा कागज जैसा सफेद, उसकी आंखों की जगह थे 2 काले गड्ढे। उसके बस 3 ही दांत थे, चाकू जैसे नुकीले, वो भी मुंह से बाहर निकल रहे थे। वो गंजी थी और आधी खोपड़ी खुली हुई थी। वैभव अब बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था, मानो जैसे उसके शरीर को किसी ने रस्सी से बांध लिया हो। वैभव के हाथ को इतने कसकर पकड़ लिया था कि बस अब उसकी हड्डियां टूटने वाली थी। वैभव उस डर से चीख भी नहीं पा रहा था। अचानक से घर की लाइट भाग गई। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया और तुरंत ही अजीबोगरीब आवाज आने लगी। रूम में पड़ी एक रेस्ट चेयर की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई उस पर आराम कर रहा हो। रूम की खिड़की पर लगा कांच का शीशा बहुत तेजी से टूटा और सीधा वैभव के हाथ में घुस गया। वैभव जोर से चिल्लाने लगा। उसके अंदर दहशत बैठ गई और वो बेहोश हो गया।
कुछ दिनों बाद जब उसका दोस्त वापस आया तो उसने देखा वैभव की मुर्दा लाश जमीन पर पड़ी हुई थी और उसमें से हल्की हल्की बदबू आ रही थी। उसके दोस्त ने पुलिस को फोन लगाया और छानबीन के बाद पता चला वैभव की मौत हार्ट अटैक के आने के कारण से हुई थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी में आनंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।